नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम क्रांतिकारी शेखर का बचपन इस उपन्यास अंश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। विद्यार्थी मित्रों, क्रांतिकारी शेखर का बचपन इस उपन्यास अंश में जो शेखर जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके जीवन की कुछ बातें हैं, कुछ अंश है जो इस उपन्यास में शामिल की गई है। सबसे पहले हम इस उपन्यास अंश के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रधान उल्लेखनीय है। यानी जब भी कोई नई आधुनिक कविताओं की बात की जाए तो उनमें अग्नि जी का नाम प्रमुख स्थान पर होता है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कराया यानी कुशीनगर में हुआ था। जो कस्बा है वहाँ पर नज़दीक ही, उसमें उनका जन्म हुआ था। बचपन का 1911-15 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे हैं। उन्हें लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। तो उन्होंने लाहौर की जो पाकिस्तान स्थित है उस कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा था। यानी क्रांतिकारी होने की वजह से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम भी किया है उन्होंने। यानी कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है उसमें भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया है। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यानी शेखर एक जीवनी जो उनका उपन्यास है वो उपन्यास प्रेमचंद जी के गोदान के बाद में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। इस कदर के उन्होंने नई नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था। यानी जो उनकी काव्य कृति थी आंगन के पार द्वार, इस कृति की रचना की वजह से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत चिंता, इत्तेलम, हरि दास पर क्षणभर, यानी ये जो उनकी रचनाएं थी उन रचनाओं की वजह से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। जैसे कि हरि घास पर क्षण, बावरी हेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तारा सप्तक का भी संपादन किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जो उपन्यास देखेंगे क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इसमें उन्होंने क्या बताया उसे समझेंगे। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग एक का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चित्रण है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर जो उपन्यास अंश है उसमें क्रांतिकारी जो शेखर जी थे उनका पूरा जीवन चरित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। यानी पहले से बचपन से ही वह क्रांतिकारी विचार से बड़े हुए हैं, पले फूले हैं।
वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक थे। यानी शेखर जी जो ब्रिटिश शासन है उनका वह विरोध करते थे और स्वदेशी चीज़ों के वह चाहक थे। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित किया गया है। वह अंग्रेजी भाषा को नहीं मानते थे, वह हिंदी भाषा को ही मानते थे, हिंदी भाषा के ही वह हिमायती थे। तो देखते हैं इस उपन्यास में कौन सी बातें हैं, समझेंगे इसे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। यानी असहयोग, किसी को सहयोग मदद रूप नहीं होना, और ऐसी एक लहर आई और पूरा देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। और पूरा देश तो उस असहयोग की एक लहर में बह रहा था, लेकिन शेखर भी जो असहयोग की लहर थी उसमें बहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ इसमें सफल न हो पाया। तब वह अपने हाथों से खींचकर खेना, यानी कि हाथ से नाव को आगे ले जाना, उसे कहते हैं कि खुद वह अपने आप उस असहयोग लहर में बहने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। अब शेखर जी जो है वो विदेशी कपड़े उतार देते हैं, यानी उन्होंने विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया और 2-4 जो देसी कपड़े हैं वहीं वहाँ पहनने लगे। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके, यानी बाहर आना जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास जो देसी कपड़े थे वो बहुत कम थे। प्रायः दोपहर को वहाँ ऊपर एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता, यानी बाहर घूमना बंद हो गया था। इसीलिए वह दोपहर के समय में अपने घर की ऊपर के जो मकान है उस रूम की खिड़की के पास में खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से घंटों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, यानी जब खिड़की के पास बैठ जाते थे और बाहर झांक कर देखा करते थे, तब उनके कानों तक एक पुकार पहुंचती थी। वह पुकार क्या थी? गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। यानी यहाँ पर सब समूह में एक पुकार उनके कानों तक पहुंचती है कि गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह हो काला, यानी दुश्मन को बदनाम करना। यह जो सूत्र है उसकी गूंज उनके कानों तक पहुंचती है। तब उसके प्राण पुलकित हो उठे और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। यानी जब यह आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती तो वह भी पुलकित हो जाते और वह भी उनके मुंह से एक पुकार लगा देते कि गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। यानी जो शेखर जी है उन्हें घर से बाहर जाने पर मनाही थी, और जो अंकुश था कि वह घर पर ही रहना है उन्हें, तो यह अंकुश उन्हें कुछ नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। देखते हैं, माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। यानी वह अकेले थे, सब के सब लोग बाहर गए थे, और जब उनकी माँ भी ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी तब शेखर जी ने जो विदेशी कपड़े थे वह इकट्ठा बटोरे, यानी इकट्ठा किए और नीचे एक खुली जगह पर उन विदेशी कपड़ों का ढेर लगा दिया। फिर लेम लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वह जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। अब जो विदेशी कपड़े एक जगह पर ढेर किए थे, उन विदेशी कपड़ों में मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी, सारे कपड़े जला दिए। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वो आग के चारों ओर नाचने लगा, गला खोलकर गाने लगा। और जैसे ही उन विदेशी कपड़ों में आग भभकने लगी, वह भी आनंदित हो गए और उस आग के चारों ओर घूमते नाचते वह बोलने लगे, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। यानी वह पुलकित हो उठे थे। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख
हो गया था। यानी जब माँ को पता चला तो माँ आई और उनकी माँ ने उनके गाल पर तमाचे मार दिए, लेकिन तब तक वो जो कपड़े थे पूरे राख हो चुके थे। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। यानी जो भी विदेशी बात थी, उस चीज थी, उससे वह घृणा करते थे, यानी नफरत करते थे। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं आतंक भरा हुआ है। उसने देखा कि हमारे अंदर जो विदेशी का प्रभुत्व नहीं, लेकिन आतंक भरा हुआ है, यानी बहुत सारी बातें हैं जिससे हम विदेशी हो चुके थे। उसने पुरानी बातें भी यदि आई और नहीं भी याद आई, यानी यहाँ कहने का मतलब यही है कि उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई बातें भी याद आई। वह देखने लगा। उसे वहाँ यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यानी उसे सब याद आने लगा और उन्हें याद आया कि उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी घर में अपने भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा करते थे, और यह भी कि वह शिष्यों से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। यानी बचपन से ही वह अंग्रेजी बोलना जानते थे, लेकिन हिंदी तो अब वह अभी सीख रहे हैं। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। यानी उसकी जो आया थी, जो उसकी देखभाल रखा करती थी, वह ईसाई थी और वह भी अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था। यानी उनकी आया थी ईसाई और उनके जो गुरु थे वह अमेरिकन मिशनरी थे, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं। यानी उसके जो गुरु थे अमेरिकन थे, जो पढ़ाता कुछ नहीं था, लेकिन आगे क्या कहते देखते हैं, जो पढ़ाता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या कहते दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। यानी पढ़ाता कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा वहाँ दिया करते थे। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। यानी उसने सोचा कि हम जो पहले भाषा सीखते हैं वहाँ अगर मातृभाषा है, तो उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेजी उसकी मातृभाषा, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने वह भाषा सीखी थी और विदेशी उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिससे मैं घृणित समझता हूँ उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। यानी उसे अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, वो दुखी होते हैं और उसे लगता है कि जिस बात से मैं घृणा रखता हूँ वह विदेशी मेरी माँ है। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। यानी धीरे धीरे उन्होंने आरंभ कर दिया कि वह हिंदी सीखेगा और जैसे जैसे वह हिंदी सीखते गए, उनके जीवन में से जो अंग्रेजी शब्द थे वह निकालने लगे और हिंदी के वह अभ्यासी बन गए। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उससे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर दिया। यानी वो प्रमाणित करना चाहते थे कि उन्हें हिंदी अच्छी तरह से आ गई है, हिंदी अच्छी तरह से सीख गई है, और इस बात को प्रकट करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय नाटक लिखना भी आरंभ कर दिया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। यानी वह पहले से ये सब बातें जानते थे, स्मृति ताज़ी थी, इसके लिए उन्हें जो लेख है वो लिखने में भी कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो कि तो हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। यानी जो लिखना था उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन लाना नहीं था। जो परिवर्तन था यानी कहीं कहीं पर ही परिवर्तन करके उन्हें लिखना था। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। यानी वो जो गांधी जी के विचार थे कि कोई भी बात हुई, अगर एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल, यहाँ पर बताते हैं कि दूसरा गाल आगे कर देना। ये सारी बातों का उन्होंने निर्देश किया। सत्य हरिश्चंद्र का
इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था, अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यानी उन्होंने जो नाटक की रचना की थी, उस नाटक का अंतिम दृश्य में उन्होंने बताया था कि स्वाधीन भारत और बाधाहीन भारत, एक नया आकार लेता हुआ भारत, वही उनका स्वप्न था। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। यानी जो शेखर है, उन्होंने नाटक को यहाँ पूरा लिख लिया और उस नाटक को अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। बोले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे भी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। यानी वह जो नाटक था, वह नाटक उन्होंने एक अमूल्य रत्न की तरह संभाले रखा और किसी को दिखाया नहीं। हर समय वह मन में एक ही सोच रखता था कि मैं शेखर हूँ और एक अपूर्व नाटक का लेखक। उन्हें गर्व होता था कि मैंने एक नाटक की रचना की है और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है, स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। और वह गर्व महसूस करता, अभिमान महसूस करता था कि उसने जो नाटक की रचना की थी वह किसी की सहायता बिना की थी, यानी किसी की सहायता नहीं ली, उन्होंने अपने हाथों से उस नाटक का निर्माण किया था। कैसा? बाधाहीन और स्वाधीन भारत का चित्र उन्होंने वहाँ पर उस नाटक में प्रस्तुत किया था। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था, यानी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और उनके पिताजी यानी शेखर जी के पिता कहीं दौरे पर घूमने जा रहे थे और शेखर भी उनके साथ थे। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। यानी बांकीपुर स्टेशन पर उन्होंने वहाँ पर सामान रख दिया और पिता पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे। शेखर आगे थे और उनके पिता उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पास एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? यानी उसी समय जब स्टेशन पर वहाँ टहल रहे हैं, उसी समय उनके पास एक अंग्रेजी लड़का आया और बोला अंग्रेजी में कि तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। यानी वह लड़के ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, यह सब अंग्रेजी में पूछा। लेकिन शेखर ने उस लड़के को सिर से लेकर पैर तक यानी अच्छी तरह से उसे देखा और लड़के ने अच्छा सा सूट पहना था और उसे अभिमान था कि उसे अंग्रेजी आती है और वह अंग्रेजी का ज्ञान दिखाने के लिए अपना परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा लगा, अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, लेकिन शेखर ने उस बच्चे को किसी भी तरह का उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। यानी उनके पिता उनके पीछे खड़े थे, इसके लिए उसने उत्तर नहीं दिया और उनके पिता की उपस्थिति में वह उत्तर देने में झिझकता था, यानी कठिनाई महसूस करता था। उस लड़के ने समझा उसका सामने करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं है। लेकिन उस लड़के को ऐसा लगा कि वही बहुत होशियार है और यह सामने जो लड़का है वह अंग्रेजी जानता नहीं है। उसने तनिक और रौब से कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? यानी वो फिर से अपना रौब बताते हुए इंग्लिश में, अंग्रेजी में बातें करता है कि माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? यानी वह जो लड़का है जानबूझकर शेखर से अंग्रेजी में बातें करता है। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। लेकिन शेखर के पिता वहाँ होने थे, इसके लिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन अगर उनके पिता वहाँ पर नहीं होते तो कुछ न कुछ उत्तर हिंदी में तो उसे जरूर मिलता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं है। लेकिन उसे ऐसा लगा कि वह जो लड़का है बस पाठ ही दोहरा रहा है, वो अंग्रेजी जानता नहीं है। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा
उत्तर कोई नहीं दिया। लेकिन शेखर ने उस लड़के को किसी तरह का उत्तर नहीं दिया, बस घृणा से, क्रोध से उसकी तरफ देखने लगा। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन उनके पिताजी उन्हें डांटते हैं शेखर जी को और कहते हैं कि उस लड़के को जवाब क्यों नहीं देते आप। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया, लेकिन शेखर कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं। वो लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। और जो लड़का अंग्रेजी में बातें करता था वो मुस्कुराया और आगे चला गया। लेकिन पिताजी ने शेखर को बुलाया कि इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़ के पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है क्या। लेकिन पिताजी शेखर के ऊपर गुस्सा होते हैं और शेखर का कान पकड़कर कहते हैं कि जवाब तुमने क्यों नहीं दिया, क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गई। लेकिन उसी समय ट्रेन आ जाती है और शेखर उत्तर न देने की जो गुस्ताखी है, जो गलती है, उससे बच जाते हैं। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है। यानी दूसरे दिन जब घर पर पहुँचते हैं तो पिता ने शेखर जी की माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। कहते हैं कि किसी के सामने बोल ही नहीं निकलता, यानी अपना मुंह खुल नहीं पाता है, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से पिता ने शेखर जी की माँ के सामने शेखर की जो गलती है उसको दोहराया। यानी विद्यार्थी मित्रों, आज हमने क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो उपन्यास अंश देखा, उसमें शेखर ने का जो बचपन है उसकी सारी बातें यहाँ पर बताई गई है कि शेखर जी स्वदेशी के हिमायती थे। विदेशी चीज़ों से उन्हें बहुत ही घृणा थी, विदेशी चीज़ों से वह बहुत घृणा करते थे। वह अंग्रेजी तो जानते थे लेकिन अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं करते थे। वह हिंदी को ही अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा समझते थे और किसी के भी सामने हिंदी में ही बात करना उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें विदेशी कपड़े पहनने भी अच्छा नहीं लगता था। वो देशी कपड़े पहनने में ही अपनी बहादुरी समझते थे। यानी कहने का मतलब एक ही है कि यहाँ पर शेखर जी ने अपने जीवन में जो विदेशी बातें हैं उसका तिरस्कार किया है और स्वदेशी को अपनाया है, अंग्रेजी का तिरस्कार किया है और हिंदी को अपनाया है। यही बातें इस उपन्यास में बताई गई है। धन्यवाद।